हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो फटाफट से अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो एक फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एक फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। जिस फ्लावर के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है उस फ्लावर को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। उस फ्लावर को कहते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म का जो बेसिकली मेन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो मैंने एक हैंडमेड फ्लावर ड्रॉ कर रखा है जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं थैलेमस। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। उसके नीचे जो ये आपको ट्यूब टाइप का दिख रहा है इसे बोलते हैं पेडिसल। बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है वो सेपल होगा, बाहर वाला स्ट्रक्चर सेपल होगा और उसके अंदर वाला पेटल होगा। ये हमारे पास हो गया स्टिग्मा और ये हो गया पिस्टिल। अभी मैंने एसेसरी वर्ड और इसेंशियल वर्ड लिख रखा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, सेपल और पेटल दोनों आते हैं एसेसरी वर्ड के अंदर। सेपल और पेटल दोनों आते हैं एसेसरी वर्ड के अंदर। और स्टेमेन और पिस्टिल दोनों आते हैं इसेंशियल वर्ड के अंदर। एसेसरी वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन, फ्लावर के ऐसे पार्ट या ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे कुछ मेन रोल फॉलो नहीं करते हैं, मैटर नहीं करते हैं, उन्हें हम एसेसरी वर्ड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर समझें तो एसेसरी वर्ड हम उसे कहते हैं जो ऑर्गन्स, फ्लावर के जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन के टाइम पर जरूरी नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं होते हैं, उसे एसेसरी वर्ड कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे पार्ट्स फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, उसे हम कहते हैं इसेंशियल वर्ड। उसे हम कहते हैं इसेंशियल वर्ड। ठीक है, अभी फिलहाल हमको नेक्स्ट स्लाइड में हमको क्या पढ़ना है। अभी तो हमने नॉर्मल फ्लावर के बारे में जानकारी ली है, उसकी लेबलिंग देखी है, उसका स्ट्रक्चर देखा है। अब इस चैप्टर में जिस हिसाब से चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में हमें आगे बात करनी है। बट उसके पहले हमें फ्लावरिंग प्लांट के यानी कि हमारा जो ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है आगे। हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है आगे। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल नॉर्मल फ्लावर के बारे में जाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एक एक पार्ट का डिटेल। ठीक है, हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, लेक्चर पर बने रहिएगा। चलिए, तो अभी फिलहाल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेमन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सब तो हो गया है ना, नॉर्मल हमने पढ़ लिया जितनी जानकारी लेनी थी फ्लावर के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेमन से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेमन से। ठीक है, चलिए ओके। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेमन का स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ कर रखा है। ये रहा स्टेमन का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं स्टेमन होता क्या है। नॉर्मली अभी हमने जो फ्लावर में देखा, स्टेमन इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टेमन, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, अब स्टेमन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं। तो बेसिकली स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट दोनों के बारे में हमें डिटेल में जानना है। एंथर और फिलामेंट दोनों के बारे में डिटेल में जानना है। बट जो फिलामेंट है उसमें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट गेन नहीं करनी है, ज्यादा नॉलेज गेन नहीं करनी है, जो है वो एंथर के बारे में। एंथर के बारे में अभी हमें और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब मैं बता देती हूँ फिलामेंट क्या होता है। देखिए, आपको नॉर्मली ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर पतला स्ट्रक्चर होता है। तो फिलामेंट का पहला पॉइंट अपना ये हो जाएगा कि जो फिलामेंट में एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इस पे अब क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट के बारे में हम बोल सकते हैं कि हाँ, मेन इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गए इसके बारे में, स्टिग्मा के बारे में। जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे फिलामेंट बोलते हैं और इसे एंथर बोलते हैं। अब जो लास्ट एंड है, फिलामेंट का जो लास्ट एंड है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। फिलामेंट का जो लास्ट एंड है ये रहा, ये इसका
लास्ट एंड है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। और जो ये ऊपर वाला एंड है इसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड आपको पता है ना, अभी हमने देखा था थैलेमस में कुछ इस तरीके से, सबसे पहले नीचे थैलेमस था और उसके बाद में ऊपर हमारा स्टिग्मा था, ऊपर हमारा स्टिमेन था। तो क्या होता है ना कि जो अपना ये फिलामेंट होता है इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलेमस से अटैच होता है और इसका डिस्टल एंड जो होता है वो एंथर से अटैच होता है। देखिए दो पॉइंट हो गए इसके फिलामेंट के। पहला पॉइंट के सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और दूसरा पॉइंट की ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सॉरी दो एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड होते हैं। नीचे वाले को प्रॉक्सिमल, ऊपर वाले को डिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से अटैच होता है और डिस्टल एंड हमारा एंथर से अटैच होता है, एंथर से अटैच होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब भैया हमको जानकारी लेनी है एंथर के बारे में। एंथर के बारे में बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है। जब आप अभी नॉर्मली आप देखेंगे तो एंथर आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। जब एंथर को कट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब एंथर को कट करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। आप साथ ही साथ लेयर्स के नाम याद करते हुए चलिएगा, बाद में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले इस पे आपको 4 लेयर्स मिलेंगी। जो अपना एंथर होता है उसको कट करके जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको 4 तरीके की लेयर्स मिलेंगी। अब इस लेयर को देखिए यहाँ पर और जूम करके दिखाया गया है और माइक्रोस्कोपिक दिखाया गया है। यहाँ पे नॉर्मल लेयर्स बनी हुई हैं, इन्हीं लेयर्स को यहाँ पर दिखाया गया है। 4 लेयर होती हैं। बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, अंदर वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथेलियम, और जो उसके अंदर वाली यानी कि 1 मिनट रुकिएगा, ओके, जो सबसे बाहर वाली वॉल है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली वॉल को बोलते हैं एपिडर्मिस। उससे अंदर वाली जो वॉल होती है सेकंड नंबर पर उसको बोलते हैं एंडोथीलियम, उसे बोलते हैं एंडोथीलियम। जो उसके अंदर वॉल होती है उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर, उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। और सबसे अंदर होता है टैपेटम, सबसे अंदर होता है टैपेटम। ये देखिए आपको दिख रहा है, सबसे अंदर होता है टैपेटम। ओके, अब हमें जो एंथर के बारे में जानकारी लेनी है। देखिए सबसे पहले आप ये बताएंगे उसमें कि एंथर में 4 वॉल्स होती हैं। चारों वॉल्स का नाम लिखना है आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ये 4 लेयर अपनी हो गई। पहला पॉइंट तो भैया कंफर्म हो गया, इसका एंथर का पहला पॉइंट फिक्स हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, हाँ अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जो 4 सर्कल टाइप के दिख रहे हैं, जो 4 सर्कल टाइप के दिख रहे हैं, इसके इनको कहते हैं माइक्रोस्पॉन्जिया, माइक्रोस्पॉन्जिया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। हर एक एंथर में, एवरी एंड ईच एंथर में आपको 4 माइक्रोस्पॉन्जिया प्रेजेंट मिलेंगे, 4 माइक्रोस्पॉन्जिया प्रेजेंट मिलेंगे केवल एक एंथर में। एक एंथर में आपको 4 माइक्रोस्पॉन्जिया प्रेजेंट मिलेंगे। चलो 2 पॉइंट हो गए भाई। अब क्या ले लेते हैं जानकारी, वॉल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सर्कल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो बीच में आपको छोटा सा सर्कल दिख रहा है ना, ये इन चारों से अलग है, मतलब ये चारों तो अपने माइक्रोस्पॉन्जिया हो जाएंगे और इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये कहाँ से आता है, जो फिलामेंट होता है ये नीचे से यहाँ तक हमें दिखता है और इसके ऊपर का दिखता नहीं है, तो इसके ऊपर भी पूरा फिलामेंट अटैच होता है, यहाँ एंथर के अंदर भी अटैच होता है। तो अगर उसको कट करेंगे तो ये फिलामेंट स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव बोलते हैं, सॉरी। ओके, अब जो टैपेटम होती है, टैपेटम हो गया, चारों लेयर्स हो गई, माइक्रोस्पॉन्जिया के बारे में जान लिया हमने। ठीक है, अब भैया क्या जानना है हमको, हाँ जो हर एक सर्कल, आपको बस इसमें इतना याद रखना है एंथर में कि इसमें 4 वॉल्स होती हैं, 4 माइक्रोस्पॉन्जिया होते हैं। अब मैं बता दूं, अगर आप बाहर से एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, बाहर से एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बाई लोब स्ट्रक्चर दिखेगा। बाई मतलब 2 और 2 लोब होते हैं। देखिए एक लोब तो ये होता है अपना, वेट एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम कट करेंगे, यहाँ से जो ये एंथर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बीच में जो छोटी सी लाइन दिख रही है वो यही है। यहाँ से हम कट करेंगे, कनेक्टिव जो अपने बने हुए हैं इनके बीच से कटिंग होती है, यहाँ पे 2 लोब हो जाते हैं, 2 लोब हो जाते हैं। अब मैंने रेड कलर का जो एक्स्ट्रा पॉइंट ड्रॉ कर रखा है, रेड कलर की जो डिजाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको बोलते हैं थीका, इसको बोलते हैं थीका। इसमें ड्रॉ नहीं था तो मैंने अलग से ड्रॉ कर दिया है, इसे बोलते हैं थीका। ठीक है, थीका क्या होता है,
जो वॉल्स के बीच में जो डिजाइन प्रेजेंट होती है उसे थीका बोलते हैं। अब यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव प्रेजेंट होता है, शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल, इस लाइन को, ये जो अंदर की लाइन जा रही है ना अंदर को, ये जो अंदर को डिजाइन बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या होता है? चलिए, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव वो होता है जो कि थीका को सेपरेट करता है, थीका को डिवाइड करते हैं। देखिए, दोनों साइड दो लोब होते हैं, एंथर बाई लोब्ड होता है, हर एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट होते हैं, एक ये ऊपर थीका प्रेजेंट होता है और एक नीचे थीका प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों थीका को जो लाइन डिवाइड करती है ना, यहाँ से जो लाइन डिवाइड करती है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। तो आप याद रख सकते हैं कि बाई लोब्ड होता है और हर एक लोब में टू थीका प्रेजेंट होते हैं, और जो थीका को डिवाइड करे वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है, जो थीका को डिवाइड करे वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, और क्या इसके बारे में जान लेते हैं भाई। थीका पढ़ लिया हमने, माइक्रोस्पॉन्जिया पढ़ लिया। ठीक है, अब ये बता दे रहे हैं भी आपको आगे डिटेल में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, ये सब तो हमने पढ़ लिया। नॉर्मल जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल देखना है वो हमें टैपेटम के बारे में देखना है। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए, देखिए आपको, जो अपना ये एंथर होता है ना, एंथर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंथर में आपको चार माइक्रोस्पॉन्जिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, चार सर्कल बने हुए, दो ऊपर और दो नीचे, चार को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा, चार को बोलते हैं हम टेट्रा। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं टेट्रागोनल। काफी इंफॉर्मेशन हो गई एंथर के बारे में, है ना। चलिए, अब कुछ बेसिक बातें बता दें आपको। जो हमारी ये एपिडर्मिस होती है, हमारी नहीं सॉरी, फ्लावर की, जो फ्लावर की एपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस और मिडल लेयर, जो तीन लेयर होती हैं, इन तीनों लेयर का बेसिकली काम क्या होता है? इन तीनों लेयर का काम होता है एंथर को प्रोटेक्ट करना। इन तीनों लेयर्स का काम होता है एंथर को प्रोटेक्ट करना और डिहाइसेंस करना। एंथर को प्रोटेक्ट करना और डिहाइसेंस करना। डिहाइसेंस का मतलब होता है एंथर का खुलना, एंथर का खुलना। और एंथर कब खुलेगा? जब एंथर ड्राई हो जाएगा। याद रखिएगा, एंथर तभी खुलेगा जब एंथर ड्राई हो जाएगा, और अगर एंथर ड्राई होकर खुल गया है तो मतलब कि उसमें डिहाइसेंस प्रोसेस हो रही है। और बेसिकली डिहाइसेंस प्रोसेस जो होती है वो एपिथीलियम करता है, सॉरी एंडोथीलियम करता है। जो सेकंड लेयर होती है एंडोथीलियम, वही परफॉर्म करता है डिहाइसेंस, वरना तीनों का काम प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस ही होता है। ठीक है, ओके, इतना आपने देख लिया। अब टैपेटम, टैपेटम के बारे में हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, और बाकी बेसिकली नॉलेज तो हमने ले ली है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल हमने बात किया था फिलामेंट और एंथर के बारे में, फिलामेंट और एंथर के बारे में। चलिए, हमने क्या बात की थी, देख लेते हैं भाई सारे पॉइंट हमारे सही है कि नहीं, है ना, सारे पॉइंट सही हैं कि नहीं। ठीक है, जो हमने बताया था आपको, हम बात कर रहे थे अभी कि फिलामेंट जो होता है वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है। जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। ठीक है, देखिए, फिलामेंट जो होता है वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कैन बी वेरिएबल होती है। यानी कि अगर फ्लावर बड़ा है तो उसका जो फिलामेंट होगा वो भी बड़ा होगा, और अगर फ्लावर छोटा है तो उसका जो फिलामेंट होगा वो छोटा हो सकता है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है वो प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के बारे में दे रखा है, जो कि हमने अभी बात कर ली है। डिस्टल एंड जो अटैच होता है अपना एंथर से, और प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से। ठीक है, अब भैया देख लेते हैं एंथर के बारे में। ठीक है, फिलामेंट के बारे में इतना काफी है। एंथर क्या कहता है? एंथर में बताया गया है कि दो लोब्स होते हैं, बाई लोब्ड होता है, चलो ठीक है। हर एक लोब में टू थीका प्रेजेंट होते हैं, जो डिजाइन मैंने अलग से बना रखी थी उसे थीका कहते हैं, चलो ठीक है। वो भी टेट्रागोनल होता है, ये भी बढ़िया। अब प्रेजेंट माइक्रोस्पॉन्जिया, अब एंथर में माइक्रोस्पॉन्जिया भी प्रेजेंट होते हैं, 4 माइक्रोस्पॉन्जिया प्रेजेंट होते हैं एवरी एंथर में, अभी हमने पीछे बात की थी, वो भी ठीक है। ईच एंथर है 4 माइक्रोस्पॉन्जिया, वही पॉइंट लिख रखा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ रखा था अभी? हमने जो एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, आपको याद है? याद है आपको कि एंथर का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा था उसमें एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, इन सब के बारे में था। और मैंने बताया था कि टैपेटम के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है, टैपेटम के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी है। चलिए भाई देख लेते हैं।
टेपेटम के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये मल्टी न्यूक्लियाई होता है, बाई मल्टी न्यूक्लियाई होता है। जो टेपेटम होता है वो बाई मल्टी न्यूक्लियाई होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। और ये डेवलपिंग पोलन न्यूट्रिएंट्स, पोलन के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं फ्लावर के द्वारा वो टेपेटम बनाता है, वो टेपेटम बनाता है, ठीक है। और टेपेटम जो होती है वो सबसे लास्ट यानी चौथे नंबर पे जो सबसे अंदर लेयर आती है ना उसे हम बोलते हैं टेपेटम। इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, ये तो हमें टेपेटम के बारे में जानकारी लेनी थी। और जो हमने एपिडर्मिस हाँ ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम और मिडल लेयर के बारे में तो बेसिकली हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक बार देख लेते हैं कि इनका वर्क क्या होता है। इन तीनों का वर्क होता है प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस करना, प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस करना। और एंथर ओपन इन ऑनली ड्राई कंडीशन। ये भी बता दिया है कि भैया जो एंथर होता है वो जब ड्राई हो जाएगा तभी ओपन होगा, और जब एंथर ओपन होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाइहेंस कहते हैं, डाइसेंस कहते हैं, ठीक है। चलो इतना भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बहुत बढ़िया। चलिए, ये एंथर का डायग्राम है, ये एंथर का डायग्राम है, ये एंथर का डायग्राम है, और ये उसकी प्रेजेंट बाहर या अंदर की जितनी भी लेयर्स होती हैं वो है। अब हम बात करेंगे कि एंथर के अंदर जो ये सर्कल प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोस्पोंजिया बोलते थे उसको क्या कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है बट हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इस सर्कल को अलग से ड्रॉ कर रखा है समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस सर्कल को हमने अलग से ड्रॉ कर लिया, चलिए ठीक है। लेयर्स आपको पता है कौन कौन सी होती है? इसमें एक टेपेटम प्रेजेंट होती है, पता है, चलो ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर ये छोटे छोटे शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम टिश्यू भी कह सकते हैं। इन सर्कल के अंदर छोटे छोटे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। वेरी मेन इंपॉर्टेंट रोल है भाई इस प्लांट के लिए, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं भाई माइक्रोस्पोंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोंजिया के अंदर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पोरोजीनस टिश्यूज कहते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। बस इसमें इतना था। नेक्स्ट क्या है? अब बात करना है स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में, ठीक है। जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, आगे बहुत जगह ये काम आने वाली है, ठीक है। बिल्कुल भी अगर आपने ध्यान हटाया तो समझ में आने वाला है नहीं है, इसलिए स्पोरोजीनस टिश्यू को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और इसके अंदर जो अभी मैंने आपको सर्कल दिखाया था, छोटे छोटे जो टिश्यूज प्रेजेंट थे बहुत सारे, उनमें से एवरी टिश्यू, एवरी सेल जो प्रेजेंट है वो हर एक सेल कैपेबल है मियोसिस करने के लिए, हर एक सेल कैपेबल है मियोसिस करने के लिए। ईच सेल कैपेबल ऑफ डूइंग मियोसिस, ईच सेल कैपेबल ऑफ डूइंग मियोसिस फॉर पोलन मदर सेल्स और माइक्रो मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे सेल्स जो मियोसिस कर सकते हैं यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना सकते हैं, ऐसे सेल्स जो मियोसिस करके डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बना सकते हैं उन्हें हम मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो अपना स्पोरोजीनस टिश्यू होता है इसको पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या बात करना है हमें? यंग एंथर और मेच्योर एंथर। अभी तक जो भी हम अभी तक जितने भी हमने डायग्राम देखे हैं, जो हमने डायग्राम देखा था वो यंग एंथर का डायग्राम था, यंग एंथर का डायग्राम था। मेच्योर एंथर का डायग्राम नहीं था, इसमें हमने नहीं ऐड किया है, बट आपको समझाते हैं। ज्यादा उसके बारे में नहीं जानना है, जो भी पढ़ना है हमको यंग एंथर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं। जो यंग एंथर और मेच्योर एंथर के बीच के कॉमन से डिफरेंसेस हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपको पता है कि जो यंग एंथर होता है उसमें फोर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर और टेपेटम, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। वहीं अगर हम मेच्योर एंथर की बात करें तो मेच्योर एंथर में सिर्फ 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मेच्योर एंथर में सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और वो 2 लेयर कौन कौन सी होती हैं? एपिडर्मिस और एंडोथीलियम, एपिडर्मिस और एंडोथीलियम। फिर हमने बात की थी कि जो अपना ये यंग एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट होते हैं, वहीं
जो यंग एंथर होता है उसमें 4 माइक्रो स्पॉन्जिया प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मेच्योर एंथर की, तो माइक्रो स्पॉन्जिया की जगह पे पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो स्पॉन्जिया की जगह पे पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं और 2 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है कि इसमें जो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, यंग एंथर में स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। पीछे हमने बात की थी कि जो बीच में सर्कल के बीच में जो छोटे छोटे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम स्पोरोजीनस टिश्यूज कहते हैं या स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे यहाँ पर भैया यंग मेच्योर एंथर में अपने पोलन ग्रेन रेडी हो चुके होते हैं, जिन्हें हम मेल गैमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, मेल गैमेटोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये बेसिकली कॉमन से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आप लोग एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्पोरोजीनस टिश्यू तो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ओके, नेक्स्ट अपने पास एक प्रोसेस आती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक प्रोसेस आती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब होता है जो अभी हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि वो डिप्लॉयड होते हैं और वो मदर सेल होते हैं। यानी मदर से अगर कोई बेबी क्रिएट होगा तो उसके बीच की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जो पोलन मदर सेल्स होंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पोलन मदर सेल्स हैं, पोलन मदर सेल से जब पोलन ग्रेन बन जाएगा, पोलन मदर सेल से अगर पोलन ग्रेन बन जाएगा तो उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन तक बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तब, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, ये जो अपने बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा डीप में भी दे रखा है, तो हम नॉर्मल ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमें जरूरत है अभी फिलहाल 12th के लिए हम सिर्फ उतना ही इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पास ये एक सेल है, सबसे पहले देख लेते हैं, ये एक अपने पास जो सेल है इसे हम क्या कहते हैं? मदर सेल, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये अपने पास हो गया पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है, जब वो मियोसिस करेगा तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा। मतलब कि पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होता है, अब जब इसने मियोसिस की, पोलन मदर सेल ने जब मियोसिस की तो वो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। ठीक है, सॉरी, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। अब इसका एवरी एंड ईच माइक्रोस्पोर जो होगा, अब इसका हम एक माइक्रोस्पोर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहली प्रोसेस में क्या था? पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने। अब इसका एक माइक्रोस्पोर उठा करके हम यहाँ पे रख लिए। इस माइक्रोस्पोर में जब थोड़ी सी प्रोसेस होगी तो इसमें 2 तरीके की सेल्स डेवलप होंगी, बेसिकली 2 ऑर्गन डेवलप होंगे, अभी तो सेल नहीं डेवलप होंगी। एक माइक्रोस्पोर में 2 ऑर्गन डेवलप होंगे। ऊपर वाले को हम कहेंगे वैक्यूल, आपको पता है वैक्यूल का शेप इरेगुलर होता है, ऊपर वाले को हम कहेंगे वैक्यूल। क्या कहेंगे? वैक्यूल। और उसके नीचे जो प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर, या फिर इसको कह सकते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल। तो उसके बाद में क्या होगा भाई? जो अपना ये वैक्यूल है वो बना देगा वेजिटेटिव सेल, और जो ये नीचे क्या स्पिंडल फाइबर थे ये बना देंगे जेनरेटिव सेल्स। तो 2 टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगी। अब जो जेनरेटिक सेल होता है ना, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो अपना बना है ना, इसमें जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों प्रेजेंट है। और इसमें देखिए आपको 2 लेयर जो दिख रही है, जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को कहते हैं अंदर वाली को कहते हैं इंटाइन। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले क्या होगा? एक मदर सेल लेंगे, ठीक है, मदर सेल लिया हमने। पोलन मदर सेल लेने के बाद में, स्टार्टिंग से समझते हैं एक बार रिवाइज करके, पोलन मदर सेल लेने के बाद में इससे बन जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर उठा के यहाँ रखेंगे। थोड़ी प्रोसेसेस करने के बाद में इसमें 2 ऑर्गन डेवलप होंगे, वैक्यूल और स्पिंडल फाइबर, जिसे एसिमेट्रिक फाइबर भी कहते हैं।
अब जो अपना एसिमेट्रिक होगा वो जेनरेटिव सेल क्रिएट करेगा, और जो वैक्यूल है वो वेजिटेटिव सेल को क्रिएट करेगा। इतना कंफर्म है। उसके बाद में भैया यहाँ पे दो लेयर्स बन जाती हैं, बाहर वाली लेयर को एक्साइन कह देंगे, अंदर वाली लेयर को इंटाइन कह देंगे, और ऊपर हो गया वेजिटेटिव सेल, नीचे हो गया अपना जेनरेटिव सेल। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, ये अपना पॉलन ग्रेन रेडी है। देखिए इतनी नॉर्मल सिंपल सी प्रोसेस आप याद कर लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन रेडी हो जाएगा। ठीक है, बिना मेहनत किए आपने मदर सेल रेडी कर लिया, सॉरी पॉलन ग्रेन रेडी हो गया। ठीक है, तो मदर सेल जो होता है उससे पॉलन ग्रेन रेडी करने की प्रोसेस को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये टॉपिक यहीं एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंसेस की। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं और जेनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो अभी हमने देखा पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में आती हैं। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स दोनों आती हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल होती हैं उनका शेप इरेगुलर होता है, सॉरी न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, वही जो जनरेटिव होती है उनका स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं और फूड को रिजर्व करने का भी काम करती हैं। वहीं जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो दो तरीके के मेल गैमेट्स को फॉर्म करती हैं, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस के लिए दो तरीके के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा इसमें वैसे भी कुछ जानना नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ओके, हाँ, तो नेक्स्ट है अपने पास एक्साइन एंड इंटाइन लेयर्स। एक्साइन एंड इंटाइन लेयर्स जो कि पॉलन ग्रेन में अभी हमने फिर से देखा, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल्स देखा, एक्साइन और इंटाइन लेयर्स देखा। एक्साइन बाहर वाली लेयर को कहते हैं, इंटाइन अंदर वाली लेयर को कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन होती है, जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, वहीं इंटाइन पेक्टाइन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटाइन कंटिन्यूअस होता है। जो एक्साइन है वो रेजिस्ट करता है एसिड एल्कली टेम्परेचर और एंजाइम को, वहीं जो इंटाइन होता है वो भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में हमें दे रखा है साइज ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का हमें एनसीईआरटी साइज देती है जो बताती है कि 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। एक पॉलन ग्रेन का साइज है 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है। ये भी खत्म अपना, बस लास्ट एक और टॉपिक बचा है उसको कवर कर लेते हैं। आज का लेक्चर फिर यहीं खत्म। नेक्स्ट अपने पास क्या है, कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई, है ना, पॉलन ग्रेन बनने के बाद में पॉलन ग्रेन के बारे में ही सब पढ़ना है ना। बस यही एक ये स्लाइड है और एक और स्लाइड है, उसके बाद में पॉलन ग्रेन के बारे में भी खत्म, लेक्चर ही खत्म है ना आज का। चलिए, पॉलन एलर्जी क्या होती है? पॉलन एलर्जी वो होती है, ये एक ऐसे पॉलेंस होते हैं जो विंड यानी हवा के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा नाम की बीमारी भी फैल सकती है। पॉलन एलर्जी एक ऐसी एलर्जी होती है जो ह्यूमंस अगर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो ये विंड के द्वारा, विंड पॉल्यूशन के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, जिससे हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा नाम की बीमारी भी हो सकती है। दैट्स ऑल। ओके, इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल बोलता है पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम एक और नाम से जानते हैं कैरोट ग्रास। ये क्या होता है? कम विथ वीट। जो हम गेहूं खाते हैं, गेहूं में कभी कभी पॉलन ग्रेन्स उड़ के आ जाते हैं और उसकी वजह से हमें बीमारी होती है। तो जब गेहूं से अगर पॉलन ग्रेन उड़ के हमारी बॉडी में आ जाते हैं, है ना, गेहूं की वजह से अगर आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्थीनियम, जिसे हम बोलते हैं कैरोट ग्रास। खत्म। नेक्स्ट आता है विएबिलिटी ऑफ पॉलन। विएबिलिटी ऑफ पॉलन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर जितनी देर तक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जितनी देर तक बाहर रहकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, उतनी टाइम के लिए हम बोलते हैं विएबिलिटी ऑफ पॉलन, यानी कि मैक्सिमम टाइम अप टू इट कैन फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। जब तक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है उतनी देर को हम बोलते हैं विएबिलिटी ऑफ पॉलन।
विएबिलिटी ऑफ पोलन। अब अपना जो ये विएबिलिटी ऑफ पोलन होता है, दो तरीके से देखा जाता है, कि शॉर्ट विएबिलिटी पाया जाता है और एक लॉन्ग विएबिलिटी पाया जाता है। शॉर्ट पाइप बनाएगा, लॉन्ग पाइप बनाएगा। शॉर्ट अपना प्रेजेंट होता है पैडी और वीट में, शॉर्ट प्रेजेंट होता है पैडी और वीट में, लॉन्ग प्रेजेंट होता है रोजेजिया और सोलेनेसिया में, रोजेजिया और सोलेनेसिया में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? कुछ कंट्रीज भाई ऐसी होती है जहाँ पे पोलन को सप्लीमेंट के द्वारा खाया जाता है ना, दवाइयाँ बनाई जाती हैं उससे। हमारी कंट्री तो नहीं है फिलहाल, पता नहीं, लेकिन हाँ वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी होती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे पोलन की टेबलेट्स और सिरप बनाई जाती हैं, पोलन की टेबलेट और सिरप बनाई जाती हैं। और वो किस लिए बनाई जाती हैं? वो इसलिए बनाई जाती हैं कि हॉर्सेस एंड एथलीट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, चलिए ये तो अपना हो गया भैया सप्लीमेंट के द्वारा जो पोलन को फूड के द्वारा खाते हैं ना, वो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, यहाँ का पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भैया पोलन बैंक, नेक्स्ट आ गया पोलन गिन। पोलन बैंक किसे कहते हैं? -190 डिग्री सेल्सियस पे, -190 डिग्री सेल्सियस पे जिस लिक्विड को हम स्टोर कहते हैं, जिस लिक्विड को हम स्टोर करते हैं उसे हम पोलन कहते हैं, उसे हम पोलन कहते हैं। और इसको स्टोर करके इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज करते हैं जब प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है। एक प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम -196 डिग्री वाले नाइट्रोजन लिक्विड के स्टोर को पोलन कहते हैं, जिसे हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। फिलहाल इस लेक्चर में हमने स्टेमेन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये तो स्टेमेन के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लाएंगे उसमें और भी फ्लावरिंग प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय। So thank you so much guys for watching my videos. Thank you.